हेलो बच्चों, इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमने भारत स्किल ऐप द्वारा निर्धारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 3 पार्ट को हम सोल्व कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पार्ट 4 को हम सोल्व करेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले गूगल फॉर्म टेस्ट सीरीज़ में किया है। लिंक के द्वारा गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे। पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद नाम के बाद ट्रेड को डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो गूगल फॉर्म प्रैक्टिस टेस्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। इसमें एक सर्किट दिखाया गया, इसमें टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें 3 कैपेसिटेंस जुड़े हैं जो तीनों सीरीज में है। टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। कैपेसिटेंस को किसी सर्किट में कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस है। सर्किट में जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक पैरेलल में हम कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये तीनों कैपेसिटेंस सीरीज़ में कनेक्ट है। तो सीरीज़ में यदि कैपेसिटेंस कनेक्ट हो, टोटल कैपेसिटेंस हमें ज्ञात करना, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सीरीज़ के लिए, यदि सीरीज़ में कैपेसिटेंस कनेक्ट है, फॉर्मूला होता है। पैरेलल की बात करता तो पैरेलल में हम सभी जितने कैपेसिटेंस दिए हों उन सबको एक साथ ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोफेरेड। सेकंड जो वैल्यू दी गई है सेकंड कैपेसिटेंस की वो है 10 माइक्रोफेरेड। थर्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू वो भी 30 माइक्रोफेरेड है। तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 1/CT इज इक्वल टू आया 1/6 माइक्रोफेरेड। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू याद करनी है। टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो सेकंड ऑप्शन दिया है 6 माइक्रोफेरेड, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है हिंदी में बोलते हैं धारिता। धारिता की इकाई क्या है? धारिता की जो इकाई होती है वो फैरड होती है। इसे लास्ट क्वेश्चन में एक बार हमने देख भी लिया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है महो। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। महो कंडक्टेंस की इकाई होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है हेनरी। हेनरी इंडक्टेंस की इकाई होती है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है फेरेड, बिल्कुल सही है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो फेरेड होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन दिया है कुलाम। कुलाम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत मात्रा की इकाई होती है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कुलाम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को ज्ञात करना है। वोल्टेज का जो वैल्यू दिया है वो 35 वोल्ट है। Q इज इक्वल टू दिया है 0.5 कुलाम। तो हमें कैपेसिटर का मान ज्ञात करना है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को अगर फाइंड करना होता है तो होता है C इज इक्वल टू Q/V, एक फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 0.014 फेरेड। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.014 फेरेड, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया है हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उसे डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है, तो उसने बोला है कि उन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगर हम कैपेसिटर में प्लेट के एरिया को बढ़ा देंगे तो प्लेट का एरिया बढ़ने से उस कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। प्लेट्स के यदि प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटर है वो ज़्यादा देर तक चार्ज रह सकता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल। यदि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का यूज़ किया जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर आता है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो वहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज़ द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मैग्नेटिक सबस्टेंसेज है, मतलब चुंबकीय पदार्थ, उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 टाइप होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा आता है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, मतलब अचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक वे होते हैं जो जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे लोहा हो गया। लोहा चुंबक की तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाता है, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज है। सेकेंड आता है पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, जो बहुत कम आकर्षित होते हैं, जैसे कॉपर है। थर्ड टाइप है डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेज, अचुंबकीय पदार्थ जो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है, लकड़ी है, बिस्मिथ होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट दिया है एयर। एयर एक
पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है स्टील, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, तो स्टील भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है वाटर, जल को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज की श्रेणी में आता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। प्लेटिनम भी एक पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, तो डी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसकी पोलैरिटी को कौन प्रभावित करता है, किसके द्वारा वो प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेंथ ऑफ द कॉइल, इस कॉइल की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो पोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन दिया है डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, डायरेक्शन चेंज किया है तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि यदि करंट की डायरेक्शन को यदि हमने चेंज किया है तो पोलैरिटी भी चेंज होगी। सी ऑप्शन दिया है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ, करंट को कम किया जा रहा है ज़्यादा किया जा रहा है उससे पोलैरिटी इफेक्ट नहीं होती है। पोलैरिटी यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगी, करंट की मात्रा उसमें कम हो जाएगी पर पोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उससे अफेक्ट होगी पोलैरिटी, ऐसा भी नहीं है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी पोलैरिटी प्रभावित होती है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ की इकाई क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस पर फ्लक्स को चलाने का काम करता है। एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N × I, जहाँ N क्या है कोर में टर्न्स की संख्या है, जो कोर ली है उसमें टर्न्स की संख्या है, और I है उसमें करंट। तो कोर में जो टर्न्स की संख्या होती है वो आता है उसका यूनिट टर्न, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, तो इससे यूनिट क्या आता है एम्पियर × टर्न। एमएमएफ की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर टर्न। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट दिया है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है एम्पियर मीटर, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न्स, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर्स L1, L2 एंड 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि 3 इंडक्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि 3 इंडक्टर या ज़्यादा इंडक्टर हो सीरीज में हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 + L2 + L3 + L4। जितने भी इंडक्टर जुड़े हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है LT इज इक्वल टू L1 × L2 × L3, ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है LT मतलब टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 + L2 + L3, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है LT इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। पैरेलल के लिए होता है ऐसे, लेकिन इंडक्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला आता है 1/LT इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की इकाई क्या है। अब ये परमियंस होता क्या है। परमियंस रिलक्टेंस के अपोजिट होता है। रिलक्टेंस होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो धारा का विरोध करता है, ऐसे रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स का मतलब फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का होता है उल्टा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, उसको आसानी से बढ़ने देता है, वो परमियंस कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस है, चालकता हम जिसे कहते हैं, ऐसे परमियंस होता है। अब परमियंस रिलक्टेंस का उल्टा है, मतलब P = 1/R। अब रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ni/φ। परमियंस उसका उल्टा है तो परमियंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा φ/Ni। φ है फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। Ni है mmf मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न, तो परमियंस की इकाई जो आती है वो आती है वेबर पर एम्पियर टर्न्स। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है वेबर पर एम्पियर टर्न्स, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है वेबर पर स्क्वायर मीटर। वेबर पर स्क्वायर मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो परमियंस की जो इकाई आती है वेबर पर एम्पियर टर्न्स होती है। 10th क्वेश्चन है विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ सोलेनॉइड कॉइल। एक सोलेनॉइड कॉइल है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब किस रूल के द्वारा फाइंड किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉर्क स्क्रू रूल, एक गलत आंसर होगा क्योंकि कॉर्क स्क्रू रूल जो होता है वो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो बनने वाला चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें कुछ मैग्नेट बन रहा होगा, मैग्नेटिक जो लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन को यदि हमें ज्ञात करना है तो कॉर्क स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं, तो ये ए ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल एक सही आंसर है। कैसे कि यदि कोई सोलेनॉइड है
उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सोलेनॉइड को हथेली से पकड़ते हैं और जो उंगलियां होती है उन्हें उन टर्न्स के जिस तरफ को टर्न्स चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में रखा जाता है। तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ मोटर में किया जाता है। मोटर में ये जो कंडक्टर है उसके घूमने की दिशा को बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 11th क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है कि 3 संधारित्र हैं, मतलब 3 कैपेसिटर हैं, वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगी। कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं, उनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। जो फर्स्ट कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैरड है, सेकंड कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का, थर्ड कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड है। तो तीनों की वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4 माइक्रोफैरड। जो भारत स्किल ऐप में आंसर की दी गई है उसमें 40 माइक्रोफैरड आंसर दिया गया है। तो मैं मानती हूँ कि वो आंसर शायद गलत है, क्योंकि जैसे हम सोल्व करते हैं तो 4 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आता है। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज। यदि अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर है जिनको सीरीज में जोड़ना है तो हमें क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ऑल द कैपेसिटर्स मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर, कि जितने भी हम कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं वो सब एक ही मैन्युफैक्चर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है, हम अलग अलग मैन्युफैक्चर के कैपेसिटर को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है, ईच कैपेसिटर्स वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। हर एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जो भी कैपेसिटर हम ऐड करेंगे उसमें ये ध्यान रखना है कि जो उसकी वोल्टेज ड्रॉप है वो उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है, टोटल कैपेसिटर्स वैल्यू मस्ट बी लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर हमने सीरीज़ में ऐड किए हैं उनका जो कुल कैपेसिटेंस वैल्यू यदि हम फाइंड करें, ज्ञात करें, तो वह कैपेसिटर जो यूज़ किया है सबसे कम वैल्यू का, उसके मान से कम होना चाहिए कुल कैपेसिटर का मान। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यदि हमने बहुत सारे कैपेसिटर को यूज़ किया है और उसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो जो कम वैल्यू का कैपेसिटर होगा उससे कम कैपेसिटेंस वैल्यू हमें मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर्स मस्ट बी सेम। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रत्येक कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो वो सेम आए, वो चेंज भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर आता है कि हर एक कोई भी हम कैपेसिटर ले, प्रत्येक जो कैपेसिटर होता है उसकी वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। 13 क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं जो चुंबक की तरफ बहुत कम आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है कॉपर। कॉपर एक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है बिस्मिथ। बिस्मिथ भी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस है। तो डी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। 14 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन बी एच कर्व। बी एच कर्व हमें दिखाया गया है, इसमें जो एक्स से मार्क किया गया है पार्ट को, इसका नाम बताना है क्या है। अब ये बी एच कर्व होता क्या है। बी एच कर्व किसी भी मटेरियल की एक विशेषता का वक्र है, मतलब उसकी वो विशेषता को बताता है। उसकी बी एच कर्व जो होता है वो किसी भी मटेरियल की, किसी भी सबस्टेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यदि हम जीरो पर लाना है, मतलब कोई मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसे हम जीरो पर भी लाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता ही रहे। मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाया है या उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि लगाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी मटेरियल में, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाएंगे तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो खत्म होता है। तो इस पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसका पीछे हट जाना, मतलब किसी भी फील्ड में मैग्नेटाइजेशन का पीछे हट जाना हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है। और हिस्टैरिसीस का मतलब भी यही होता है कि पीछे हट जाना। अब इस कर्व के माध्यम से हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। और पीछे हट जाना का मतलब है कि यदि किसी सबस्टेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ मैग्नेट उसमें मटेरियल में रह जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कोर्सिविटी।
अब माना हमने कि किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है और उसको हमें जीरो पर लाना है, तो वो जीरो पर नहीं आता है, कहीं पीछे ही रह जाता है, उसे कहते हैं हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो पर लाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम कोर्सिविटी कहते हैं। और जो ये एक्स से मार्क किया गया है ये कोर्सिविटी ही है, कोर्सिव फोर्स ही लगाया गया है, जो कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को किसी एक पॉइंट से जीरो पर लाने के लिए काम कर रहा है। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि जो हमें एक्स से मार्क किया गया है पार्ट को वो कोर्सिविटी है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। जो BH कर्व हमारा बनता है उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि किसी भी मटेरियल का एक कोई पॉइंट होता है कि जब वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेना बंद कर देता है, मतलब वो एक पॉइंट तक ही या किसी एक कंडीशन तक ही मैग्नेट बना सकता है, उसके ऊपर हम उसमें कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करें वो मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं पाएगा या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनना था वो बन चुका है, तो वो पॉइंट हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा, इस कर्व में सैचुरेशन पॉइंट ये है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेट बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैंने बता ही दिया है कि यदि किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड को बनाया गया है तो जब हम उसे ज़ीरो पर लाने की कोशिश करते हैं, एक फोर्स लगाया जाता है कि वो ज़ीरो पर आ जाए, तो वो ज़ीरो पर ना आकर कहीं पीछे ही छूट जाता है, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो एक कोर्सिविटी दिखाया गया है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को एक किसी पॉइंट से ज़ीरो पर लाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो कोर्सिविटी कहलाता है। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंडक्टेंस होता है वो उसके जैसे मैग्नेटिक सर्किट में कौन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया कि कंडक्टेंस के जैसे मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का गुण है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है परमियंस, बिल्कुल सही है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस काम करता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया रिलक्टेंस। रिलक्टेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको फ्लक्स को बनने से रोक रहा है, वो रिलक्टेंस होता है। परमेबिलिटी होती है चुंबकशीलता। परमेबिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो मटेरियल होता है उसके मैग्नेटाइजेशन को मेजर करती है। परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या है। हमने पढ़ा है रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। एस से हम इसे डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू आता है NI/φ। तो इससे जो यूनिट आता है NI मतलब एम्पियर टर्न्स और फाई का जो यूनिट है वो है वेबर, तो एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, गलत ऑप्शन होगा, ये फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है। बी ऑप्शन दिया है वेबर पर मीटर, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, बिल्कुल सही होगा। रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टर्न्स पर वेबर होती है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 17 क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड द वोल्टेज इज V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q और E के रिलेशन में, तो C इज इक्वल टू आता है Q/V। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है C इज इक्वल टू Q/V, तो ए ऑप्शन ही एक सही आंसर होगा। 18 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंक्रीज द पूलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया है इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो उसकी जो पूलिंग स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है रिड्यूस द करंट इन द कोयल। कोयल में यदि करंट को रिड्यूस कर दें, बिल्कुल गलत होगा। यदि करंट को ही रिड्यूस कर देंगे तो फ्लक्स उतना बन नहीं पाएगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। कोयल में टर्न्स की संख्या को कम करके, यदि टर्न्स को कम कर दिया है तो करंट कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो होगी तो फ्लक्स भी कम बनेगा, और फिर वही बात आती है कि फ्लक्स कम बन रहा है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत कम होगी। 18 का सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इंक्रीज द BH कर्व ऑफ द मटेरियल। मटेरियल में पदार्थ में जो BH कर्व बन रहा है उसको बढ़ाकर। BH कर्व जो होता है अभी हमने पढ़ा हिस्टेरेसिस कर्व, यदि किसी मटेरियल का हिस्टेरेसिस कर्व बड़ा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो इसने बोला है कि उसके यदि BH कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व को बढ़ा दें तो स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। ऐसा नहीं होगा, किसी भी मटेरियल का हिस्टेरेसिस कर्व जितना छोटा होगा
जितना डिक्रीज हमें मिलेगा उतना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर आता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसकी फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो वो बढ़ जाएगी। 19 क्वेश्चन, विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लेगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये पूछ रहा है कि कौन परिभाषित करता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है हमेशा मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रहता है। तो ऐसा हिस्टैरिसीस कर्व डिफाइन करता है कि जो फ्लक्स घनत्व या फ्लक्स डेंसिटी होता है वो हमेशा मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रहता है। ऑप्शन दिया है हिस्टैरिसीस, तो बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मेटल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसके चारों ओर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस तो नहीं होगा। यदि मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है और वो फ्लक्स घनत्व से आगे बढ़ जाए या फ्लक्स घनत्व जो होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रहे, उसको डिफाइन करता है हिस्टैरिसीस कर्व। तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है स्किन इफेक्ट। किसी कंडक्टर की एक्सटर्नल लेयर पर या बाहरी परत पर जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट भी इसमें नहीं होता है, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है एडी करंट, भंवर धारा। ये क्या होता है कि यदि किसी मेटल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब वो ईएमएफ किस कारण से हुआ है कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो हो रही थी उसके कारण वो ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये जो करंट उसमें फ्लो हो रही है वही एडी करंट कहलाती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई धातु रखी है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। वो ईएमएफ किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, एडी करंट के कारण। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा।